जैसा कि अपने देश का लगभग हर नागरिक यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में व्यापक भ्रष्टाचार, अराजकता, कानून व्यवस्था, पर्यावरण, स्वास्थ्य आदि से लेकर जनहित व जन कल्याण के लगभग हर मामले में सरकार की आपराधिक घोर लापरवाही के साथ साथ यहाँ कानून का राज काज न होकर कानून का पक्षपातपूर्ण व इसका जुगाड़ के हिसाब से इस्तेमाल होने के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और इस अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए कानून द्वारा कानून का राज चाहता है, ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जंगल राज की व्यवस्था चाहता है। और इस क्रम में इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक देशवासी भ्रष्टाचार आदि पर अंकुश लगाने तथा भ्रष्टाचारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी अपेक्षा केंद्र व राज्यों की सरकारों से करता है या रखता है, परंतु इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों का रवैया खासकर आम जनता की नज़रों में स्वार्थ भरा तथा इसकी आड़ में अपनी कमजोरियों व विफलताओं पर से उनका ध्यान बांटने वाला प्रदर्शित नहीं होना चाहिए, जबकि यह हमें प्रदर्शित होता हुआ नजर आ रहा है। जो हमें परसों रात को इस संदर्भ में केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए उनके फैसले में साफ तौर से झलकता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही देश में आए दिन बढ़ रहे भ्रष्टाचार व काले धन पर वास्तव में सख्ती से शिकंजा कसने में यदि इनकी सही धारणा व खासकर यहाँ गरीब व ईमानदार लोगों के हितों में उनके लिए कुछ कर गुजरने की नीति व नियत साफ व ईमानदार होती तो तब फिर इनको यहाँ अपने देश में छिपाए रखे काले धन पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर इतना लंबा समय का अर्थात लगभग 2.5 वर्षों का इंतजार नहीं करना पड़ता। इससे ये साफ तौर से स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में अपनी सरकार का लगभग आधा समय पूरा होने पर भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अभी तक भी अपने लोकसभा चुनावी वायदों का लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है। अर्थात पूरे देश में पिछली कांग्रेसी सरकार की तरह ही केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार में भी हर स्तर पर अभी भी देश के लोगों में जबरदस्त मायूसी छाई हुई है और खासकर यहाँ गरीबी, महंगाई व बेरोजगारी आदि भी पहले जैसी ही बनी हुई है। समाज में विशेषकर दलित, आदिवासी, पिछड़े व मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के ये सभी लोग यहाँ विभिन्न स्तर पर जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं तथा और साथ ही हर समय इनके ऊपर
और साथ ही हर समय इनके ऊपर इनका आरएसएस का डंडा भी चलता रहता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। इस समय किसान व छोटा व्यापारी एवं निर्माणकर्ता आदि भी काफ़ी ज़्यादा दुखी व पीड़ित हैं, अति चिंतित भी हैं। अपने देश की सीमाएं अभी भी पहले जैसे ही असुरक्षित बनी हुई हैं। सैनिक भी आए दिन यहाँ लगातार शहीद हो रहे हैं। इस प्रकार केंद्र की पिछली कांग्रेसी व वर्तमान भाजपा सरकार के भी चाल, चरित्र, चेहरा, नीति एवं नियत आदि में हमें तिल भर भी परिवर्तन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अब खासकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव नजदीक आते हुए देखकर वे अपनी इन सब कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने अब अपनी सरकार के लगभग 2.5 वर्ष बीत जाने के बाद या ठीक विधानसभा के आम चुनाव होने से कुछ समय पहले ही देश में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए जो परसों रात इमरजेंसी लगाने जैसा वातावरण पैदा किया है, तो इससे ये प्रतीत होता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के जमाने में एक बार पूरे देश भर में राजनीतिक इमरजेंसी लगाई गई थी, तो ठीक उसी प्रकार से अब बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी अब यहाँ पूरे देश में अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगा दी गई है, जिससे देश में लगभग 90% लोग काफी ज्यादा दुखी हैं। आप लोग खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या हमारे जो चैनल आदि दिखाने वाले भाई हैं, चाहे वो असलियत दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि जब से श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अर्थात परसों से ये फैसला लिया है, तो लोगों में ये आम चर्चा है जिस प्रकार का फैसला लिया है कि बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2.5 वर्षों के शासनकाल में अपना सारा बंदोबस्त करके, लोग तो ये भी कहते हैं, मैं नहीं कह रही, कि बड़े बड़े पूंजीपतियों, देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धना सेठों को बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाकर उनके जरिए तो भारतीय जनता पार्टी व श्री नरेंद्र मोदी आदि इन लोगों का तो इन लगभग 2.5 वर्षों में बड़े पैमाने पर इन्होंने अपने लगभग 50-60 या मैं तो कह सकती 100 वर्षों की पॉलिटिक्स करने के लिए बाहर विदेशों में अपना उन्होंने प्रबंध कर लिया है। अपनी पार्टी को आर्थिक मजबूती देने के लिए इन्होंने अपना प्रबंध कर लिया है, ऐसा लोगों में आम चर्चा है। और जब इनका ये पूरा काम हो गया 2.5 वर्षों में, तो अब इनको काले धन की याद आई है। अब इनको अपने काले धन की याद आई है। 2.5 वर्षों के अंदर, यानी कि जैसे इनकी सरकार बनी थी, तो तब इनका ध्यान इस देश में जो काला धन है उसकी तरफ क्यों नहीं गया। यानी कि इन्होंने देश में काले धन की तरफ, विदेशों से काला धन वापस नहीं आया। और इतना ही नहीं, इन्होंने देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को, जिनके जरिए ये लोग विदेशों में अपना सब बंदोबस्त किया इन्होंने 2.5 साल के अंदर, तो लोग ये भी कहते हैं कि देश के ये जो बड़े बड़े पूंजीपति और जो धन्ना सेठ लोग हैं, तो इनको बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए तो इन्होंने अपने 2.5 वर्षों के अंदर तो जो भी जनहित की योजनाएं इन्होंने शुरू की हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप में उसका भी लाभ इन्होंने
अपने कुछ चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को पहुंचाया है। ये लोगों में आम चर्चा है। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से केंद्र में पूर्व की यूपीए सरकार में जो बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों का जिन्होंने सरकारी बैंकों से कर्जा लिया हुआ था उनका माफ कर दिया था, ठीक उसी प्रकार से इस सरकार के बनने के कुछ समय के बाद ही वर्तमान भाजपा की सरकार ने भी तो जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनका काफी बड़ी मोटी रकम उनकी माफ की है, वर्तमान भाजपा सरकार ने भी। जबकि वही दूसरी तरफ हमारे किसान लोग जो बैंकों से बहुत कम कर्जा लेते हैं, तो छोटे छोटे उनकी धनराशि के लिए भी तो बैंकों में तो सरकार की ओर से उनके ऊपर इतना दबाव बनाया जाता है कि वो अपनी आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। किसानों की तरफ इनका ध्यान नहीं गया वर्तमान भाजपा सरकार का, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठों की तरफ गया। तो इसलिए तो लोग ये भी कहते हैं, लोग जो कह रहे हैं कि 2.5 वर्षों में इन्होंने देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों को इस्तेमाल करके इन्होंने अपना विदेशों में तो अगले 100 साल की राजनीति के लिए अपनी पार्टी को आर्थिक मामले में वो टूटे ना भारतीय जनता पार्टी, तो इन्होंने विदेशों में इनके जरिए अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ये आम चर्चा, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आम चर्चा है। तो इसलिए इसके साथ ही, और इतना ही नहीं, जब इन्होंने परसों ये फैसला लिया, कभी भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी ने ये देखा? वो जरूर कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, चाय बेचने वाला था, चाय बेचते बेचते मैं प्रधानमंत्री बन गया, पहले मुख्यमंत्री बन गया, ये बात जरूर कहते हैं। लेकिन जो सही मायने में गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे मिट्टी के मकान में रहते हैं, कभी उनके दुख तकलीफ को समझा इन्होंने? आज वो अपने आप को कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास का आदमी हूँ। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, ये मूल रूप से श्री नरेंद्र मोदी बैकवर्ड क्लास के आदमी नहीं है। इनकी जाति अपर कास्ट में आती थी, लेकिन जब श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने बैकवर्ड क्लास का फायदा लेने के लिए और बैकवर्ड क्लास के अधिकारों की कटौती करने के लिए अपने समाज को इन्होंने, अपनी बिरादरी को ओबीसी में शामिल कर लिया। ये श्री नरेंद्र मोदी अपर कास्ट समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन राजनीति करने के लिए, अपने समाज को फायदा पहुंचाने के लिए तो इन्होंने ये ढोंग रचा है। ये भी किसी से छिपा नहीं है। और जब इन्होंने परसों ये फैसला लिया, इतना बड़ा फैसला लिया, तो कभी सोचा कि जो गरीब और मजदूर लोग हैं उनका क्या होगा? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारी पार्टी के लोगों ने बताया कि जब ये फैसला लिया तो जो देहातों में लोग रहते हैं, जो लोग गरीब और मजदूर लोग हैं, तो वो लोग रोजाना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करते हैं, उसमें से अपने बच्चों की ब्याह शादी के लिए जो थोड़ा घना वो पैसा बचाते हैं तो उनके घर में चोरी ना हो जाए, तो इसलिए वो लोग तो ये छोटे छोटे नोट नहीं रखते, इधर उधर से बड़े बड़े नोट 500 के, 1000 के, कि वो उसको सुरक्षित जगह पर, कम जगह उसके लिए चाहिएगी, उसको रखते हैं, उसको रखते हैं। उनका, उन बेचारों का ना कोई बैंक अकाउंट, कुछ नहीं होता है। तो लेकिन जब इन्होंने ये फैसला लिया, कभी सोचा कि उनका क्या होगा? जब ये फैसला लिया, गांवों में, देहातों में जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो जो 500, 1000 रुपए जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए छिपा के रखा हुआ था, उनका हाल क्या हुआ होगा, ये सोचा। और इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि हमने ये अघोषित आर्थिक इमरजेंसी हमने लागू करके हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, हमने पूरे देश में काले धन के ऊपर बहुत बड़ा तकड़ा फैसला लिया है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इन्होंने फैसला लिया, उसी दिन से काला बाजारी बड़े पैमाने पर शुरू हुई है। 500 और 1000 का नोट तो इन्होंने बोल दिया बंद कर दिया है,
लेकिन उन्होंने कुछ घंटों के लिए तो पेट्रोल पंप पर कहा कि भाई आप लोग डीजल पेट्रोल डला सकते हैं। तो जो लोग डीजल और पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप के पर गए अपनी गाड़ियों में, तो मान लीजिए गाड़ी वाले को जरूरत थी 10-12 लीटर की, और उसका अमाउंट कितना होता है, उन्होंने 1000 रुपया दे दिया उनके जो पास था। उन्होंने बोला या तो गाड़ी फुल करा लो, नहीं है तो जगह, तो हम आपको पैसा नहीं देंगे, पेट्रोल पंप वाले ने कहा। तो बेचारे वो छोड़ के चले गए। तो पूरे देश में जो पेट्रोल पंप वाले हैं इनकी चांदी हुई है। और इसके पीछे तो लोग कहते हैं कि ये सब बीजेपी वालों ने उनसे साठगांठ की थी कि हम आपको 2-3 हम कुछ घंटों का समय देंगे, जितना कमाना कमा लो, कुछ शेयर हमको भी दे देना। अब ये कहते हैं कि भाई ये खास तौर से जो दवा लेने के लिए जो भी मेडिकल स्टोर वगैरह जो बने हुए हैं कि इनको दवाई मिलेगी 500 और 1000 के नोट इस्तेमाल करेंगे। तो जब गरीब लोग जिनके परिवार के लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो लोग दवा लेने के लिए गए, तो उनको कहा मेडिकल स्टोर वाले ने कि यदि 100 रुपए की दवा 500 बोले ये नहीं मिलेगा तो हम आपको दवा नहीं देंगे। लोग त्राही कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये अघोषित आर्थिक इमरजेंसी है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, छोटे कारोबारी लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वोट बैंक बीजेपी का नहीं है। उनका वोट बैंक तो बड़े बड़े पूंजीपति और धन्ना सेठ लोग हैं। वो इनका क्यों ध्यान रखेंगे? तो ये सब आप लोगों से छिपा नहीं है। और साथ ही इसकी आड़ में इन्होंने देश के जो गरीब व मध्यम वर्गीय लोगों को काफी गहरी आर्थिक चोट पहुंचाई है। तो इससे दुखी होकर अब ये लोग यहाँ प्रदेश में जल्दी ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इसकी बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को जरूर काफी सख्त सजा देंगे। ये जो दबे कुचले गरीब लोग हैं, तो इनको ये तो उत्तर प्रदेश में, खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में जल्दी ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में इसकी बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को, आरएसएस एंड कंपनी के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद एंड कंपनी के लोगों को जरूर काफी सख्त सजा देंगे। चाहे प्रदेश में चुनाव होने से पहले ये भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपनी कितने भी परिवर्तन यात्राएं निकालने के साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी परिवर्तन रैली आदि क्यों ना कर ले। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा परसों रात 500 व 1000 रुपए के नोट सिरे से ही अचानक बंद करने के फैसले को भी यदि देखा जाए तो ये भी उस मानक पर पूरी तरह से सही नहीं उतरता है जिसकी ये कल्पना कर रहे थे। अर्थात केंद्र सरकार के इस तथाकथित फैसले से जो तस्वीर उभर कर देश की जनता के सामने आई है, तो वह ये है कि उससे पूरे देश में हर तरफ अफरा तफरी का माहौल व्याप्त है। हर तरफ हाहाकार मच गया है, क्योंकि उससे आम जनता का दैनिक जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। हर आदमी इससे उलझ गया है। प्रधानमंत्री के इस प्रकार के फैसले से आम जनता के दैनिक जीवन के कार्य काफी ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और उस रात को लोग अपने अपने घरों से, यानी कि जिस दिन ये परसों रात को फैसला लिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, तो उस रात को लोग पूरे देश में उस रात को लोग अपने अपने घरों से ऐसे बाहर निकल आए जैसे कि भूकंप आने पर लोग घबराकर अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़ते हैं। पेट्रोल पंपों पर, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया
पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई, एटीएम पर लोग रात को काफी ज्यादा परेशान रहे, अस्पतालों में काम ठप हो गए, लोगों ने अपना अपना कारोबार बंद कर दिया, दवा की दुकानों तक ने अपने शटर गिरा दिए तथा 500 व 1000 का नोट रखने वालों को अपने घर जाने में परेशानी हुई तथा लोग भूखे रहने तक को मजबूर हो गए। अर्थात कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की आम जनता में त्राही त्राही मची रही है और अभी भी मची हुई है। वैसे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार के अब तक के लगभग 2.5 वर्षों के शासनकाल में अनेकों ऐसे जन विरोधी व किसान विरोधी फैसले लिए गए हैं जिनसे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही अधिकांश फायदा हो रहा है, परंतु 500 व 1000 के नोट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला पहले आकलन में व्यापक जनहित व देश हित का नहीं लगता है। प्रथम दृष्टया ये व्यापक जनहित व देश हित का नहीं लगता है, क्योंकि इस बारे में हमारी पार्टी का ये मानना है कि सरकार के जिस फैसले से खासकर देश का गरीब, मजदूर, कर्मचारी, किसान व हर मेहनतकश तबका परेशान हो जाए, ये बात मैंने क्यों बोली है, अर्थात सरकार के जिस फैसले से खासकर देश का गरीब, मजदूर, कर्मचारी, किसान व हर मेहनतकश तबका परेशान हो जाए और उसे खाने तक के लाले पड़ जाए, तो ऐसे फैसले को व्यापक जनहित व देश हित का फैसला नहीं कहा जा सकता है। और अपने इस फैसले की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को सरकार के इस फैसले से खुश होकर देश में ईमानदारी का उत्सव मनाना चाहिए, परंतु इनके इस फैसले से हर देशवासी की परेशानी पर चिंता की जो छोटी बड़ी लकीरें पड़ गई हैं, तो भला फिर ऐसे में कौन कोई उत्सव कैसे मना पाएगा, ये भी सोचने की बात है। इसके साथ ही केंद्र सरकार अपने इस फैसले के बारे में ये भी कहती है कि इससे खासकर काले धन पर लगाम लगेगा, परंतु क्या देश की लगभग 125 करोड़ जनता, जिसमें लगभग आधी से ज्यादा आबादी यहाँ गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारियों व मेहनतकश जनता की है, तो क्या उनके पास काला धन है जो उन्हें भी इस प्रकार से परेशान होने को मजबूर किया जा रहा है? ये इनके पास बेचारों के पास कहाँ काला धन है? इस प्रकार बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये फैसला कुल मिलाकर देश व जनहित में कम और किसी को तकलीफ में देखकर आत्मसंतोष प्राप्त करने वाला ज्यादा लगता है। वैसे भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार आज तक ना तो अपने चुनावी वायदे के मुताबिक अपनी सरकार बनने के 100 दिन के भीतर विदेशों से काला धन वापस लाकर उसे देश के प्रत्येक गरीब परिवार के हर सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए, कभी 20 से 25 लाख रुपए कहना, तो रुपए देने का अपना ये चुनावी वायदा क्या ये निभा पाई है? और ना ही किसी भी बड़े भ्रष्टाचारी को आज तक कोई सख्त सजा ही दे पाई है या दिलवा पाई है। साथ ही जिस भाजपा की सरकार में बैठे, मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ, ये कहते हैं हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, साथ ही जिस भाजपा सरकार में बैठे लोगों ने खासकर ललित मोदी वे विजय माल्या जैसे महाभ्रष्टाचारी लोगों को देश से भगाने का काम किया हो, तो फिर ऐसी सरकार से भ्रष्टाचार से सख्ती से वे पूरी ईमानदारी पूर्वक लड़ने की उम्मीद क्या कैसे की जा सकती है? क्या ये की जा सकती है इस सरकार से? और इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार देश में अब तक भ्रष्टाचारियों की अप्रत्यक्ष तौर पर मदद करने के क्रम में ही नई नई योजना लागू करती रही है और उनके काले धन को सफेद बनाने का उन्हें भरपूर मौका भी देती रही है।
और साथ ही उन लोगों के नाम पर और साथ ही उन लोगों के नाम तक जानने का अधिकार देश की जनता को नहीं दिया गया है। अभी जो उन्होंने स्कीम निकाली थी, भाई बताओ तो सही, किन्होंने काला धन जमा किया है इतना वो टैक्स देकर? लोग तो ये भी बताते हैं कि सबसे ज्यादा इस स्कीम का फायदा गुजरात के लोगों ने उठाया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं, गुजरात और मुंबई। भाई उनके नाम तो उजागर करो, कौन है वो जिन्होंने इस स्कीम का फायदा उठाया अपने देश में? जो काला धन है, जो इन्होंने कहा कि इतना प्रतिशत पैसा जमा करके आप काले को सफेद कर सकते हैं, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद नाम उजागर हो जाएंगे कि किन्होंने काले को सफेद किया है। फिर भी उस काले धन का जो पैसा सरकारी खजाने में आया है, उसको तो कम से कम देश के अति गरीबों, बेसहारा व असहाय लोगों में बांटने का ये जन कल्याणकारी कार्य सरकार को कुछ तो जरूर करना चाहिए था, लेकिन वह भी नहीं किया गया। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह द्वारा 500 व 1000 रुपए के नोट के प्रचलन का परसों रात अचानक ही बंद करने के फैसले का, इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सराहना करना वास्तव में इनकी ये अंधभक्ति होने का ही बयान प्रतीत होता है। जबकि भाजपा अध्यक्ष को ये मालूम होना चाहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक का कार्य क्षेत्र बहुत ही सीमित व लक्षित होता है। अगर देश के 500 या 1000 बड़े बड़े पूंजीपतियों, मैं बताना चाह रही हूं कि अगर देश के 500 या 1000 बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के यहाँ ही एक साथ छापेमारी होती है, तो फिर ये देश में इनका ये वास्तव में काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक माना जा सकता है। और तब फिर पूरे देश की आम जनता निश्चित ही तो इसकी सराहना भी करती। परंतु जिस सरकारी फैसले से देश की समस्त आम जनता ही परेशान हो जाए, वह देश की लगभग 125 करोड़ की आबादी ही अफरा तफरी का शिकार हो जाए तथा हर गृहस्थी व्याकुल हो जाए, उसे सर्जिकल स्ट्राइक कहकर उसकी प्रशंसा भला यहाँ कैसे की जा सकती है? इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह व्यापक जनहित व देश हित के ऐसे फैसले ले जिससे अपने देश का आम जनजीवन प्रभावित ना हो, तथा फिर विभिन्न कानूनों का सख्ती से तथा पूरी ईमानदारी पूर्वक अनुपालन करके उस लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सके जिसकी ये लोग चर्चा कर रहे हैं। अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार को अपनी सोच, मानसिकता व कार्यशैली को यहाँ व्यापक जनहितैषी बनाने की ही जरूरत है, ऐसी मेरी इनको सलाह है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश स्टेट की बीएसपी की पिछली हुई मासिक बैठक में प्रदेश में शीघ्र ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी के वरिष्ठ व जिम्मेवार पदाधिकारियों को जो जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे, तो उनकी प्रगति के संबंध में आज की बैठक में गहन समीक्षा की जाएगी। साथ ही बैठक में आज बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर जो 9 अक्टूबर को हो चुकी है, तो आज बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर दिनांक 9 अक्टूबर को मेरे द्वारा दिए गए भाषण की सीडी व किताब भी जारी की जाएगी तथा उसे फिर उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की जनसभा में पार्टी के लोगों को दिखाने और साथ ही किताब भी लोगों को पढ़ने के लिए उनको देने के भी निर्देश आज दिए जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अगले महीने दिनांक 6 दिसंबर को भारतीय संविधान के निर्माता एवं कमजोर व उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और इससे संबंधित
प्रोग्राम के बारे में विस्तार से आज ही जानकारी भी दी जाएगी, जिसके संबंध में अलग से प्रेस नोट भी जारी किया जा रहा है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात समाप्त करूं, लेकिन इससे पहले मैं 9 अक्टूबर की CD व किताब भी आपके सामने आज जारी कर रही हूं। ये 9 अक्टूबर का लगभग 1.25 घंटे का जो मेरा भाषण था, अब ये उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में ये किताब लोगों को पढ़ने के लिए दी जाएगी, जिसमें मैंने विरोधी पार्टियों का और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो हवाई जो उनकी खोखली जो उनकी सोच है, नीति है, नीयत है, उसका इसमें काफ़ी पर्दाफाश किया गया है। तो ये किताब पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को पढ़ने के लिए दी जाएगी। इसके साथ ही तो जिस दिन ये मेरा भाषण था, तो इसकी पूरी भाषण में एक लफ्ज़ भी नहीं कटा है। इसकी वीडियो बनी है और ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में इसकी वीडियो फिल्म भी स्क्रीन पर लोगों को दिखाई जाएगी। तो ये भी मैं आपको ये दोनों जो है ये मैं आज जारी कर रही हूँ। और कल जो है तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनके उम्मीदवार जो हमने उम्मीदवार फाइनल किए उनको बुलाया हुआ था और उनको ये मटेरियल हमने विधानसभा के हिसाब से कल उनको दे भी दिया है। लेकिन मीडिया में आज मैं ये जारी कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए, तो आप लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई है। तो कृपया आप लोग भोजन लेकर, मैं आपको किसी दलित के घर नहीं भेज रही हूँ। मैं कांग्रेस बीजेपी की तरह मैं कोई नाटकबाजी नहीं कर पा रही, क्योंकि आप लोग सुबह इधर आए 11:30 बजे, हो सकता है आप लोगों ने नाश्ता भी ना किया हो, क्योंकि आप लोग देर रात तक आप लोग काम करते हैं, बहुत मेहनत कश लोग हैं आप लोग भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनके खाने का भी अरेंजमेंट किया जाए। तो अब मैं आप लोगों का और ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को आप यहां पर सुन रहे थे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा, जहां पर यूपी में कानून का राज नहीं है। समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर लिया कि यूपी में कानून राज नहीं है, हर आदमी परेशान है, भ्रष्टाचार से हर आदमी परेशान है, लोग जंगल राज नहीं कानून का राज चाहते हैं। तो वहीं केंद्र सरकार को भी अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि 2.5 साल हो चुके हैं, पूरा 5 में से आधा साल गुजर चुका है, लेकिन जो वादे किए थे उसके 1/4 को भी अभी तक पूरा कर सकी है केंद्र सरकार। जो वादा किया था उसे अभी तक पूरा नहीं किया है। मोदी के फैसले पर भी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि जिस तरह से 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए हैं, उसको लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अघोषित आर्थिक इमरजेंसी लगाई है, लोग परेशान हो रहे हैं, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया है केंद्र सरकार ने। मोदी अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, उनकी जाति को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अपर क्लास से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए अपनी जाति को ओबीसी कोटे में ले आए हैं मोदी। आशीष हमारे संवाददाता और अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, मोटी मोटी बातों पर अगर ध्यान दे तो समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा है, लेकिन ज़्यादातर फोकस बीजेपी के ऊपर रहा है, क्योंकि जो कदम मोदी ने यहाँ पर उठाया है, कहीं उसका फायदा ज़्यादा ना मिले बीजेपी को, क्या उस तरह से इसको देख सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसा यूपी में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, उसको लेकर मायावती लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट जारी करती रही हैं। लेकिन जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम मुद्दा ये था कि जिस तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने जो 500 हजार नोट बंद किया, उस पर आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने साफ कहा कि जनता प्रदेश में कानून का राज चाहती है, केंद्र की नीयत जो है वो साफ नहीं है। मायावती जो नोट बदले गए हैं उस पर भी सवाल उठाया और नोट बदलने को इमरजेंसी जैसी हालत बताया। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपना काला धन
तुरंत विदेश भिजवा दिया है। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है और इसके अलावा जो छोटे कर्जदार हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। जो लोग पेट्रोल पंप पर जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है, जो लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो कुल मिलाकर मायावती ने बीजेपी और बीजेपी के जो नीति थी उस पर सवाल उठाया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपर क्लास के हैं, वो बैकवर्ड क्लास में बनकर जो जनता को बेवकूफ बनाते हैं अपने निजी फायदे के लिए, उन्होंने अपने कास्ट को बैकवर्ड क्लास में दिखाया है। और इसके अलावा मायावती ने यह भी सवाल उठाया है कि जो ये कार्रवाई की गई है ये यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई है, यानी कहीं ना कहीं इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा क्योंकि इससे जनता परेशान है, जनता त्रस्त है। जी बिल्कुल, उसका फायदा यहाँ पर दूसरी पार्टियों को ना मिला और इसीलिए जो दूसरी पार्टियां हैं वो हमलावर होती हुई अब नजर आ रही है और इसी के चलते मायावती ने यहाँ पर निशाना साधा है मोदी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, उनके कामों को लेकर निशाना साधा है। साथ ही साथ यहाँ पर आशीष बुक भी लेकर आई हैं। 9 अक्टूबर का जो उन्होंने भाषण दिया था, 2.25 घंटे की किताब है जो आम जनता तक पहुंचाएंगी, किताब और सीडी। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रचार का एक अनोखा, एक अलग तरीका यहाँ पर अपनाया है ताकि अपने जो जब ये मुख्यमंत्री रही तो उस दौरान सरकार की उपलब्धियां लोगों तक बताएंगी और इसके साथ ही जो दूसरे दल हैं उनकी क्या कुछ खामियां हैं, उनकी क्या कुछ कमियां हैं, वो भी जनता तक पहुंचाने की कवायद होगी। जी बिल्कुल, इस पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे और उनकी नीतियों पर हल्ला बोला। वहीं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मायावती अपने जो जोनल कोऑर्डिनेटर्स है, जो नेता हैं, जो पार्टी अधिकारी हैं, उनकी बैठक ले रही है। इस बैठक का मकसद ये होता है कि हर महीने जो भी महीने भर में जो बसपा ने कार्य किए हैं, प्रचार प्रसार किए हैं, उसका जांच करना। तो कुल मिलाकर मायावती ने उसकी एक बैठक भी बुलाई थी और एक किताब रिलीज किया है, एक सीडी रिलीज किया है। सीडी का मकसद है कि मायावती के जो भाषण है, जो मायावती का उद्देश्य है, जो मायावती का आकलन है, उसको जनता तक पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं मायावती ने इन सीटों को कहा गया है कि सभी विधानसभा में पहुंचाया जाए, जो प्रत्याशी है वो अपने क्षेत्र में बांटे। ये चलिए, तो मोदी के कदम की भले ही आशीष मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ पर देखने को मिल रही है, राजनीति भी यहाँ पर शुरू हो गई और इसी के तहत मायावती ने भी मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।